चलिए अब मैं इसी समय जो भयंकर कंफ्यूजन हो गई है उस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। मैं सभी फॉर्मूलेस को एक बार रिकैप करा देता हूं। आई नो इतने सारे फॉर्मूले पढ़ने के बाद, एक जैसे फॉर्मूले पढ़ने के बाद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। आई नो वेरी वेल, आई कैन अंडरस्टैंड इट। तो मैं थोड़ा सा उसी को दूर कर देता हूं इसी समय। मैं एक बार सभी सारी चीजें आज जितना भी मैंने पढ़ाया है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, मैं उसको एक बार दोहरा देता हूं, एक बार रिकैप करा देता हूं। चलिए सबसे पहले हमने पढ़ा था 1 फैराडे। 1 फैराडे इज चार्ज ऑन 1 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, दैट इज माय 1 फैराडे। ये बात हमने देख ली। तो पहले करना है दैट इज चार्ज ऑन 1 equivalence of electron or 1 mole of electron। एंड उसके बाद हमने डिफाइन करा था इक्विवेलेंट वेट। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? How we calculate it? It is that weight that transfers 1 equivalence of electron, 1 mole of electron or 1 Faraday of charge। जो 1 Faraday of charge, 1 Faraday of charge कितना होता है? 96500। जो इतना चार्ज ट्रांसफर करेगा जो मास, उसे इक्विवेलेंट वेट कहा जाएगा। और इसको निकालने के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा था m by a b c n और v। ये एक्सप्रेशन हमने वहां पर लिखा था। दैट इज आवर फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज माय सेकंड कंसेप्ट। उसके बाद थर्ड कंसेप्ट। इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा था नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, एंड इट इज गिवन बाय mass of substance in gram upon equivalent weight। इसके बाद हमने मोल और इक्विवेलेंस का रिलेशन देखा था। नंबर ऑफ मोल्स upon number of equivalents, that was equivalent weight upon molecular weight, and that is equals to 1 upon A, B, C, N and V। इसके बाद हमने नॉर्मेलिटी देखी। Normality is equals to number of equivalents upon volume of solution in liters।
इसके बाद हमने मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी का रिलेशन देखा था. इट वॉज गिवन बाय मोलैरिटी अपॉन नॉर्मैलिटी. गिवन बाय 1 upon A, B, C and B. That is the relation between molarity and nonpolarity. अब यहां से मैं इसी समय कुछ conclusions निकाल देता हूं. देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे. इसको देखिए. Equivalent weight is equals to molecular weight upon A, B, C and B. यहां से मैं एक बात कह सकता हूं. Equivalent weight is always smaller than or equals to molecular weight. Equivalent weight हमेशा या तो molecular weight के बराबर होगा या molecular weight से छोटा होगा. molecular weight से बड़ा कभी नहीं हो सकता. या मैं यूं कहूं molecular weight हमेशा या तो equivalent weight से बड़ा होगा या equivalent weight के बराबर होगा, पर equivalent weight से छोटा नहीं हो सकता. मैं लिखता हूं conclusions. First, molecular weight is always greater than equals to equivalent weight. molecular weight हमेशा equivalent weight से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, या यूं कहा जाए equivalent weight हमेशा molecular weight से छोटा होगा या उसके बराबर होगा. हमने बहुत सारे equivalent weight निकाले थे, किसी भी कंडीशन में वह molecular weight से बड़ा नहीं आया था, वो हमेशा उसके छोटा आ रहा था या उसके बराबर आ रहा था. और ये बात फॉर्मूले से भी देखी जा सकती है, साफ साफ नजर आ रहा है. इसको उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या m बाय ये है तो इक्विवेलेंट वेट मोलेकुलर वेट से या तो छोटा ही होगा. भाई अगर इस नीचे वाले डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो मोलेकुलर दो इक्विवेलेंट वेट जो होगा मोलेकुलर वेट से छोटा होगा, और अगर 1 के बराबर हुई तो मोलेकुलर वेट के बराबर होगा. दूसरी कंक्लूजन, दूसरी बात जो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज मोलैरिटी बाय नॉर्मैलिटी. ध्यान से देखा जाए, नॉर्मैलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलैरिटी. जो नॉर्मैलिटी होगी वो हमेशा या तो मोलैरिटी के बराबर होगी या मोलैरिटी से बड़ी होगी, बट कैन नॉट बी स्मॉलर देन. कैसे? मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूं. दैट इज माय सिक्स्थ एक्सप्रेशन. मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूं. मैं यहां पर लिख सकता हूं मोलैरिटी इनटू A, B, C and V is equals to normality. बड़े ध्यान से देख लिया जाए. जो नॉर्मैलिटी है वो साफ साफ मोलैरिटी से बड़ी है. मोलैरिटी को ए बी सी यानी वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मैलिटी आएगी. अब इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी. 1 से ज्यादा होगी तो नॉर्मैलिटी बड़ी होगी, और 1 के बराबर होगी ए बी सी एन वी की वैल्यू तो मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी बराबर होगी. दैट मींस मोलैरिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉर्मैलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोलैरिटी.
These two conclusions can be drawn. अब हमेशा याद रखना है मोलिकुलर वेट बड़ा होगा इक्विवेलेंट वेट से, मतलब इक्विवेलेंट वेट को मल्टीप्लाई कराया जाएगा ए बी सी एन बी से, या इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए m को डिवाइड कराया जाएगा ए बी सी एन बी से। नॉर्मेलिटी हमेशा बड़ी होगी मोलैरिटी से, इसका मतलब नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कराया जाएगा ए बी सी एन बी से। That's the conclusions of that concept. You please copy down fast. फटाफट कॉपी करा जाए। फिर मैं अगला लेक्चर कह रहा हूँ, फिर मैं इसके बारे में कुछ और बात बताता हूँ। इनफैक्ट अब मैं इक्विवेलेंस कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ। अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई थी that was not for equivalence concept. अभी तक मैंने इक्विवेलेंस कंसेप्ट पढ़ाया ही नहीं है। इनफैक्ट इक्विवेलेंस कंसेप्ट कहता क्या है इस बात को तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। अभी तो मैं वह सभी चीजें पढ़ाई है जो इक्विवेलेंस कंसेप्ट में यूज करी जाएंगी। अब ये सब चीजों को पढ़ाने के बाद जो इक्विवेलेंस कंसेप्ट में यूज करी जाएगी, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इक्विवेलेंस कंसेप्ट। जो प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, और फिर मैं आपको इक्विवेलेंस कंसेप्ट सिखाता हूं फास्ट। चलिए, अब after explaining all those concepts, let me explain you about the equivalence concept. What does equivalence concept says? अभी तक जो भी हमने बातें पढ़ी, these are all those concepts and fundamentals which will be used in that equivalence concept. वह सब बातें पढ़ी जो equivalence concept में यूज करे जाएंगे। और अब उन सब बातों को पढ़ाने के बाद let me explain you the equivalence concept. अब मैं आपको equivalence concept सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से समझा जाए। It's a very very important concept है। important क्यों है इसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए, इसके बाद हमने फैराडेज के कुछ लॉज पढ़ने हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ना है और उन लॉज को समझना है, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डील करना है। अब खास बात, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डील जब ही कराया जा सकता है जब हमें इक्विवेलेंस कंसेप्ट और उसके कंसेप्ट्स और फंडामेंटल जो अभी अभी हमने पढ़े, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट वेट, अगर यह सब चीजें हमें आती होंगी तभी हम फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। That means it's a very very important concept. बड़े ध्यान से इस कंसेप्ट को समझाना है। Now what does that concept says? ये कंसेप्ट कहता क्या है? देखिए, equivalent concept says that equivalent concept, एक मिनट, ये equivalent concept says that during any chemical reaction same equivalence will react with same equivalence. That is, the number of equivalents participating in a chemical reaction will remain constant. किसी भी तरह की रिएक्शन की बात करी जाए, कैसी भी तरह की रिएक्शन हो, किसी भी टाइप की रिएक्शन, हर एक रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंस हमेशा फिक्स्ड होंगे, कांस्टेंट होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी रिएक्शन के दौरान नंबर ऑफ इक्विवेलेंस चेंज हो जाए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन क्यों ना हो, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान नंबर ऑफ इक्विवेलेंस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। That is our equivalence concept. यही equivalence concept है। मैं लिखता हूं, it says that same equivalence will react with same equivalence. That is,
the number of equivalents participating in a reaction would remain constant. For example, just imagine a reaction A या P plus Q reacts to give R plus S. यह एक कोई केमिकल रिएक्शन, इट मे बी एन अनबैलेंस्ड रिएक्शन, हो सकता है यह कोई अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, और इट मे बी ए इनकम्प्लीट रिएक्शन, यह कोई अनबैलेंस्ड और इनकम्प्लीट रिएक्शन हो सकती है, इट मे बी। नाउ हम कहते हैं ड्यूरिंग एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के दौरान नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं, बराबर रहते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस में कभी कोई चेंज नहीं आता। अगर P के एक इक्विवेलेंस रिएक्ट करता है, अगर P का एक इक्विवेलेंस रिएक्ट करता है, थोड़ा सा मैं रिएक्शन को बड़ा कर लिख देता हूं, अगर P का एक इक्विवेलेंस रिएक्ट करता है तो Q का भी एक इक्विवेलेंस ही रिएक्ट करेगा। अगर P का एक इक्विवेलेंस रिएक्ट करेगा तो Q का भी इक्विवेलेंस रिएक्ट करेगा, और अगर जब P का एक इक्विवेलेंस रिएक्ट करेगा, Q का एक इक्विवेलेंस रिएक्ट करेगा, तो R का भी एक ही इक्विवेलेंस बनेगा और S का भी एक इक्विवेलेंस बनेगा। हम कहते हैं अगर P का एक इक्विवेलेंस रिएक्ट करेगा तो वन इक्विवेलेंस ऑफ P will react with वन इक्विवेलेंस ऑफ Q to give वन इक्विवेलेंस ऑफ R and वन इक्विवेलेंस ऑफ S. Number of equivalents during a reaction would remain always constant. हमेशा constant रहेंगे. Now, in that similar manner, हम क्या कह सकते हैं? जब देखिए एक इक्विवेलेंस के साथ रिएक्ट करेगा, तो हम यहां से एक चीज और कह सकते हैं, वन इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन would oxidize one equivalence of substance at anode and one equivalence of substance at cathode. एक इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पर एक इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देगा। One equivalence of electron will oxidize one equivalence of substance at anode and अगर जब एनोड पर एक इक्विवेलेंस ऑक्सीडाइज होगा तो इट विल reduce one equivalence of substance at cathode. अगर किसी सर्किट में, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, किसी रिएक्शन में एक इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, वन इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन,
मतलब 96500 कूलम्स ऑफ चार्ज, मतलब 1 फैराडे ऑफ चार्ज। अगर किसी सर्किट में एक इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, इतना कूलम ऑफ चार्ज पास हो रहा है, 1 फैराडे ऑफ चार्ज पास हो रहा है, तो इस 1 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास होने से वहां पर 1 इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस विल ऑक्सीडाइज एट एनोड। एनोड पर एक इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और अगर एनोड पर एक इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा तो कैथोड पर भी एक इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो जाएगा। दैट इज माय इक्विवेलेंस कंसेप्ट, सो सिंपल। अगर एक इक्विवेलेंस ऑफ P रिएक्ट कर रहा है तो एक इक्विवेलेंस ऑफ Q रिएक्ट करेगा, और एक इक्विवेलेंस ऑफ R बनाएगा, एक इक्विवेलेंस ऑफ S बनाएगा। सिमिलरली अगर किसी सर्किट से एक इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो एक इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा नोड पर, और एक इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस रिड्यूस हो जाएगा कैथोड। दैट्स माय सिंपल इक्विवेलेंस कंसेप्ट। बड़े ध्यान से इस बात को समझना है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस बात को ध्यान रखा जाए, क्योंकि दिस कंसेप्ट विल बी यूज्ड इन आवर फैराडेज लॉ। यह कंसेप्ट का उपयोग होगा फैराडेज लॉ में होगा। फैराडेज लॉ इस कंसेप्ट के बिना कामयाब ही नहीं होगा, हम उसे कर ही नहीं पाएंगे। दैट्स व्हाई, इसलिए मैंने सबसे पहले इक्विवेलेंस कंसेप्ट सिखाया है। अभी तक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं करा हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, अभी तक तो हमने इक्विवेलेंस कंसेप्ट को सीखा है। अगले लेक्चर में मैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को सिखाऊंगा। That's all about the equivalence concept। याद रखा जाए, अगर एक इक्विवेलेंस ऑफ P रिएक्ट कर रहा है तो एक इक्विवेलेंस ऑफ Q रिएक्ट करेगा, और जब एक इक्विवेलेंस ऑफ P और एक इक्विवेलेंस ऑफ Q रिएक्ट करेंगे तो एक इक्विवेलेंस ऑफ R बनेगा और एक इक्विवेलेंस ऑफ S बनेगा। सेम इक्विवेलेंस will react with same equivalence। number of equivalence will remain constant during a reaction। इक्विवेलेंस कभी भी चेंज नहीं होंगे किसी रिएक्शन के दौरान, तो वहां पर यही हुआ है भाई। जब एक इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज भी करेंगे, रिड्यूस भी करेंगे। कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लेगी, कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देगी। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेगी वो रिड्यूस होगी, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देगी वो ऑक्सीडाइज होगी। तो एक इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास हो जाने से कितना सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा भाई? एक इक्विवेलेंस सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। तो कितना सब्सटेंस रिड्यूस होगा? एक इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस रिड्यूस होगा। दैट्स माय सिंपल इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ठीक है, आज के लिए काफी है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया, हमने आज बहुत सारी बातों को सीखा है। सबसे पहले मेटलर्जिकल प्रिंसिपल ऑफ एल्यूमिनियम सीखा, फिर कॉपर सीखा, फिर मैंने आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट सिखाया, इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस और ये सब बातें सिखाई। ठीक है, आज के लिए काफी है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। नेक्स्ट मैं बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू करूंगा और मैं फैराडेज लॉ को समझाऊंगा। आज के लिए काफी है। बाय बाय।